हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। तो गाइज ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे संग एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ एनालॉजीज, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स एज वेल। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं, व्हाट इज़ ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक। और उससे भी पहले हम इसके वर्ड पे आ जाएं कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो यदि अपन इसके नाम को ब्रेक डाउन करें ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इधर स्टैंड करता है, डिनोट करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलर डिनोट करता है ग्लोमेरुलस। और फीडबैक, जैसे अपन कोई सा भी फीडबैक देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अपन, कोई खाना अच्छा लगा तो नेगेटिव फीडबैक, सॉरी खाना अच्छा लगा तो पॉजिटिव, नहीं लगा तो नेगेटिव फीडबैक। तो वही है, यहाँ पे डीसीटी इन्वॉल्व है, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, और वो कुछ किसी चीज़ का फीडबैक दे रहे हैं। तो वो किस चीज़ का फीडबैक दे रहे हैं ये भी अपन आगे बात करेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म होता है दैट हेल्प टू रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो फीडबैक दे रहे हैं जीएफआर का। तो बेसिकली जीएफआर क्या होता है? जीएफआर आपकी दोनों किडनीज होती हैं, दोनों किडनीज में जितने भी नेफ्रॉन होते हैं सब मिला के एक ऑन एन अप्रॉक्स 125 ml पर लीटर का फिल्ट्रेट बनाते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आपके पास नीचे मिलता है, और जो ऊपर रह जाता है वो रेसिड्यू होता है। तो जो आपका फ्लूइड फिल्टर हो जाता है वो होता है फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होके नीचे आ जाता है वो होता है फिल्ट्रेट। तो ऑन एन एवरेज दोनों किडनीज मिला के आपका 125 ml पर मिनट आपका फिल्ट्रेट बनाती। तो ये कभी भी जब ऊपर नीचे होता है, जब कभी भी अल्टर करता है ये, तो वहाँ पे अपना आ जाता है मैकेनिज्म फीडबैक का। जैसे जो 125 ml है, वो बॉडी चाहिए कि ये हमेशा 125 बना रहे, आइडियल बना रहे, लेकिन कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो उस केस में ये मैकेनिज्म आता है। बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कभी एकदम जीएफआर डाउन भी नहीं होने देगा, कभी एकदम जीएफआर ज़्यादा भी नहीं होने देगा। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। तो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा और ज़्यादा समझ आएगा। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है? बेसिकली जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, मैं फिर भी इसको एक बार ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus तीन चार चीज़ों का कलेक्शन होता है, जैसे कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्युलर डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स का। तो उसी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus में जो मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं, जो कि डीसीटी का पार्ट होते हैं, वो अपना सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटेक्ट करते रहते हैं। मतलब कि थ्रू आउट वो सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एफरेंट आर्ट्रियल की टोन को सेट करते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या सब होता है। अभी फॉर एन मोमेंट आप ये ध्यान रखिए कि ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक ये जीएफआर को अपना कांस्टेंट बना के रखता है विद बाय सेंसिंग सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि जो घर पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है वो क्यों होता है? बताइए क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हस्बैंड 9 to 5 जॉब करके आ रहा होता है, उसको खाना चाहिए होता है, खाने में नमक कम या ज़्यादा होने की वजह से वो गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो बेसिकली सारे फसाद की जड़ है ना, वो नमक होता है। तो इधर भी वही नमक है, सोडियम क्लोराइड। तो टेबल सॉल्ट अपना NaCl होता है। तो ये NaCl अगर ये कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो मैक्युलर डेंसा सेल डीसीटी के मैक्युलर डेंसा सेल इसी को डिटेक्ट करते हैं कि ये कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ये कम ज़्यादा है तो डेफिनेटली जीएफआर भी कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अगर अपना फिल्ट्रेट ज़्यादा बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि पीसीटी एब्जॉर्ब करेगा आपका। जैसे नेफ्रॉन नेफ्रॉन में क्या होता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस के बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ एनले, फिर आता है डीसीटी। अब अपना जब ज़्यादा फिल्ट्रेट आ रहा है, मतलब ऊपर से ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो पीसीटी की जितनी लिमिट है वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। लूप ऑफ एनले कॉन्सेंट्रेशन का काम करता है, और फिर जो लेफ्ट ओवर होता है वो डीसीटी में आता है। अगर ऊपर से ज़्यादा फिल्ट्रेट आ रहा है, मतलब कि ऊपर से ज़्यादा NaCl भी आ रहा है, तो ज़्यादा NaCl डीसीटी में भी पहुंच रहा है। तो डीसीटी डिटेक्ट करेगा अगर ज़्यादा NaCl आ रहा है, तो वो समझेगा कि मेरा जीएफआर बढ़ गया है, बॉडी का जीएफआर बढ़ गया है, तो वो उसको नेगेटिव फीडबैक की वजह से उसको कम कर देगा। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि सारी फसाद की जड़ वो नमक होता है, शाम के खाने का नमक।
तो NaCl ही जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो मैक्यूलर डेंसर सेल्स होते हैं वो उसकी वो NaCl को डिटेक्ट करते हैं और वो GFR बताता है। अब आ जाते हैं अपन की स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व। तो जैसा कि मैंने बताया की स्ट्रक्चर ये पूरे जो ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक है उसमें कुछ तीन चीज़ें अपने की स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट है मैक्यूलर डेंसर सेल, मैंने बताया आपको सेंसेस, सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। एफरेंट आर्टरियोल्स क्या होते हैं? ये आर्टरीज होती हैं, बहुत माइन्यूट आर्टरीज होती हैं जो ब्लड नेफ्रॉन तक ग्लोमेरुलस तक लेके जाती हैं। और लास्टली अपना जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं? ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के पार्ट होते हैं और ये रेनिन रिलीज़ करते हैं। और मैं रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एक बार उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये वो सेम स्लाइड है जेजी अपैरेटस की वीडियो की, मैंने यहीं पे वो स्लाइड लगा दी है। तो क्या है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, composed of juxtaglomerular cells, macular densa and extraglomerular mesangial cells। इसका मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम लिया है, जो उसी वीडियो से मैंने ये स्लाइड उठाई है। तो बेसिकली अपना जक्स्टाग्लोमेरुलर जो अपैरेटस है वो तीन चार चीज़ों का कलेक्शन है। वो हैं बेसिकली मैक्यूलर डेंसा सेल्स ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ये इधर हाईलाइट कर दिया मैंने। और एफरेंट आर्ट्रियल जो मैं बता रहा था, ये होते हैं एफरेंट आर्ट्रियल जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक ला। बेसिकली ग्लोमेरुलस क्या है? आर्टरीज़ का कलेक्शन है, बहुत सारी आर्टरीज़ का, मतलब माइन्यूट आर्टरीज़ का कलेक्शन है। तो जो आर्टरी ग्लोमेरुलस तक जा रही है ना, वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो आर्टरी ग्लोमेरुलस के बाहर आ रही है वो है ईफरेंट आर्ट्रियोल। ईफरेंट आर्ट्रियोल में ई है और एग्जिट में भी ई आता है, तो ये इससे ध्यान रख सकते हैं कि एग्जिट फॉर ईफरेंट आर्ट्रियोल। अब अपन आ जाते हैं एक एक केस पे कि जब जीएफआर बड़ा होगा और जीएफआर जब कम होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस है अपना व्हेन जीएफआर इज़ टू हाई। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा पूरा एम है जीएफआर को मेंटेन रखना, और उसको मेंटेन रखने के लिए मैक्यूलर डेंसर सेल हमेशा डिटेक्ट करते रहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, और सॉल्ट ही है झगड़े की फसाद, है ना। तो बेसिकली जब सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा ना तो मैक्यूलर डेंसर सेल समझेंगे कि हमारा जीएफआर भी बढ़ गया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन जीएफआर इज़ टू हाई तो क्या होगा? इंक्रीज जीएफआर है, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज जीएफआर है, इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लो, मतलब सारे ट्यूब्यूल्स में अब ज़्यादा फ्लो आ रहा है। आपका ऊपर से फिल्ट्रेशन ही ज़्यादा हो रहा है तो पीसीटी में भी ज़्यादा आएगा, लूपोफेलिन में भी आएगा, मैक्यूलर डेंसा में भी ज़्यादा फ्लो आ जाएगा। तो क्या होगा? मोर सोडियम क्लोराइड रीचेज मैक्यूलर डेंसा। अब पीसीटी की लिमिट है कि भाई 65% वो एब्जॉर्ब, ऑलमोस्ट 65 to 70% सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है वो। लेकिन जो 30% है, और 30% वो नीचे तक आता है, वो पूरा मैक्यूलर डेंसा तक जाता है, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। तो जब ज़्यादा फिल्ट्रेट है तो 30% भी ज़्यादा ही हो जाएगा वो, है ना? तो मोर सोडियम क्लोराइड रीचेज मैक्यूलर डेंसा सेल, और मैक्यूलर डेंसा सेल्स एक्टिवेट करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर 2। तो ये क्या करते हैं? ये मैक्यूलर डेंसा सेल इससे सेंस करते हैं, ये इन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से वो सेंस करते हैं कि जो अपना यूरिन है, मतलब जो अपना फिल्ट्रेट है, उसमें सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना। अब जब जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है इनका सोडियम क्लोराइड का, तो वो मैक्यूलर डेंसा सेल्स रिलीज़ करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, और इस केस में है एडिनोसिन। मैं बार बार एडिनोसिन का नाम लूँगा, आपको ध्यान रखने की एडिनोसिन एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, या बाद में पढ़ेंगे अपने फार्माकोलॉजी में कि एडिनोसिन काम कैसे करता है। फॉर एन इंस्टेंट अभी आप ये ध्यान रखिए कि एडिनोसिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब कि जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। और कौन सी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? वो है अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो जिससे कि जीएफआर कम होगा। इसको मैं बताता हूँ कैसे। तो मैंने बताया था कि आपको, जैसे आप टॉप लेफ्ट में डायग्राम में देख सकते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड लेकर आ रही है, वो ग्लोमेरुलस वहाँ से फिल्टर हो रहा है। तो क्या होगा? जब मैक्यूलर डेंसा पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो एडिनोसिन रिलीज़ करेगा, और एडिनोसिन एफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने इसको बनाया कि एफरेंट आर्ट्रियोल और ईफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड ले जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आती है।
तो एडिनोसिन एफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब कि ये है जो आपका गार्डन पाइप है, समझिए वो उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, है ना, और वो 2 सेंटीमीटर में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर अपना वो आउटफ्लो कर दे रहा है ना। तो और यदि मैंने उस 2 सेंटीमीटर रेडियस को कर दिया मैंने 0.5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है पानी कम बाहर आएगा। तो इसी का यही सेम एनालॉजी है कि एडिनोसिन है ना एफरेंट आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है जो ऊपर से आने वाला ब्लड होगा, जो एफरेंट आर्टरी में ब्लड आ रहा होगा, वो कम आएगा। वो कम आएगा तो फिल्ट्रेट कम बनेगा, फिल्ट्रेट कम बनेगा तो जब जीएफआर बढ़ा हुआ था अपना, वो जीएफआर वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अब अपन इस केस पे आ जाए कि व्हेन जीएफआर इज़ टू लो, तो इस अब क्या होगा, अब डिक्री अपना जीएफआर कम है ना, ट्यूबुलर फ्लो भी कम हो जाएगा, मतलब सारे ट्यूब्यूल्स में कम अपना फिल्ट्रेट जाएगा। जैसे पीसीटी में भी कम आया, लूप ऑफ हेनले में भी कम आया और डीसीटी में भी कम आया। तो फिल्ट्रेट कम आया तो सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जो मैक्यूलर डेंसा सेल डिटेक्ट करेंगे वो भी कम हो जाएगा, है। तो लेस सोडियम क्लोराइड रीचेज मैक्यूलर डेंसा। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, मैक्युलर डेंसा सेल सिक्रीट्स प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड ब्रेडिकाइनिन। मतलब बेसिकली ये दो जो चीज़ें हैं वो ये केमिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करती हैं, आपका जो एफरेंट आर्टरील्स है उसको डायलेट कर देती हैं। जो अपना जीएफआर जब हाई था उसके अपोजिट में यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरील्स डायलेट हो जाने, ताकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा और जीएफआर जो कम था वो बढ़ जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में इसको और कौन ज़्यादा इन्हांस कर देता है, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो रेनिन रिलीज़ करते हैं और रेनिन एक्टिवेट कर देता है रास सिस्टम। अब बेसिकली जो रास सिस्टम है ना, मैं बहुत डिटेल में दूसरी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इसको यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए। और रास सिस्टम क्या होगा, रास सिस्टम मैंने बताया, रास जो होता है अपना रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो ईफरेंट आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, और ज़्यादा जीएफआर बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ और ये डायग्राम की मदद से। तो मैंने क्या बताया, जो ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये क्या ऐसे केमिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एफरेंट आर्टरीज को डायलेट कर देंगे। अब वही केस हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपका गार्डन पाइप है जो 2 सेंटीमीटर रेडियस का है ना, और यदि मैंने उसको 4 सेंटीमीटर रेडियस का कर दिया तो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा पानी आएगा, उसमें से ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। तो वही ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 काम कर रहे हैं कि एफरेंट आर्टरील्स को डायलेट कर दे रहे हैं वो। और जो रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसमें जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये बेसिकली मैं इसको डिटेल में कर चुका हूँ। एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस, ये क्या करते हैं, ईफरेंट आर्टरील जो एग्जिट करती है ग्लोमेरुलस से, उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अपना ज़्यादा ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टरील से, इस केस में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, और जो ईफरेंट आर्टरील जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर चुकी है वहाँ से ब्लड कम जा रहा है बाहर, मतलब अंदर ज़्यादा आ रहा है बाहर कम जा रहा है। तो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है नीचे फिल्ट्रेट बन के, आया कम आया ज़्यादा निकला कम। जैसे फॉर एन इंस्टेंट 10 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आ रही हैं एफरेंट आर्टरील से, है ना, और अगर ईफरेंट आर्टरील्स की टोन वैसी की वैसी रहती है नॉर्मल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल 5 है ना, तो 5 ml बाहर जा रहा है और 5 ml नीचे जा रहा है। यदि इसमें मैंने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो ईफरेंट आर्टरील की टोन अब मैंने बढ़ा दी तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, और अब 5 ml की जगह अब केवल 2 ml बाहर जा रहा है, मतलब ईफरेंट से बाहर जा रहा है वो, तो बाकी 8 ml कहाँ गया, अब वो नीचे गया, तो ये बढ़ाएगा अपना जीएफआर। तो गाइस दिस ब्रिंग्स टू आवर एंड ऑफ द लेक्चर, और क्लिनिकल रेलेवेंस पे आ जाए अपन। तो गाइस इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि ये जो जीएफआर है ना, ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए मेंटेन होने के लिए, क्योंकि अपने बॉडी में जो है ना हार्मफुल मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं, और बॉडी चाहती है कि इनको कंटिन्यूसली अपन वेस्ट सिक्रीट आउट करते रहें, एक्सक्रीट करते रहें। तो जीएफआर उसमें बहुत हेल्प करता है, और बॉडी चाहती है कि जीएफआर मेंटेन रहे। बॉडी चाहती है कि बॉडी जिंदा रहे हमेशा। बॉडी का जो नेचर ने ऐसा बनाया कि बॉडी एक लेवल में चलती रहे, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, और अप्स एंड डाउन्स आए तो वो भी बैलेंस आउट हो जाए। मतलब ये वही चीज़ है कि मतलब जो दो भाई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनालॉजी एनालॉजी लें अपन, कि दो सिबलिंग्स हैं,
वो एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन है ना, कोई एक अगर इंक्रीमेंट मिलता है एक को, या फिर एक थोड़ा प्रोग्रेस करता है, तो दूसरा वाला उससे जेलस भी होता है। तो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक यही है ना, कि अगर जीएफआर कम हो रहा है तो नेगेटिव फीड जीएफआर बढ़ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक उसको कम कर देगा। जीएफआर कम हो रहा है तो जो अपना फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, वो उसको बढ़ा देगा। तो बेसिकली अगर कोई एक सिबलिंग है, वो यदि उसको पैसों की तंगी है तो बड़ा भाई उसको मदद कर देगा, है ना, तो वो उसका एक पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन यदि छोटा भाई ज़्यादा एकदम तरक्की कर रहा है, वो मिलियनेयर बन रहा है बिल्कुल, तो बड़े भाई को थोड़ा जेलस भी होगा, तू नीचे आ जा, वापस आ जा, है ना, ज़्यादा मत हवा में उड़। तो वही क्लिनिकल रेलेवेंस इसका मैं बता रहा हूँ कि नेफ्रॉन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई बीपी डैमेज। मतलब कि बेसिकली जब ज़्यादा आर्टरियोल्स में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो जीएफआर ज़्यादा बन रहा है। तो जीएफआर ज़्यादा बन रहा है तो ये मैकुलर डेंसल सेल डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आर्टरील्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं ताकि जीएफआर मेंटेन रहे और नेफ्रॉन्स डैमेज ना हो हाई बीपी से। सेकेंडली, ये जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है ना, ये किसी किसी डिजीज़ में ये इम्पेयर्ड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में क्या होता है, ये जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक है ये गड़बड़ हो जाता है। इससे क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है, नेफ्रोपैथी हो जाती है। मतलब कि जो जैसे जीएफआर बढ़ गया है तो वो उसको काउंटर करने के लिए कोई नहीं रह जाता, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स पे लोड आता चला जाता है, तो नेफ्रॉन्स की भी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, तो वो नेफ्रॉन भी डैमेज हो जाते हैं, नेफ्रोपैथी हो जाती है, और हाइपर फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है। मतलब कि ज़्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है, बॉडी ज़्यादा इसेंशियल थिंग्स लूज़ कर रही है यूरिन में। और लास्टली है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या करती है, ये इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर 2 को। तो बेसिकली ये को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है, जो कि अपने मैकुलर डेंसल में होते हैं, और वो इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं इसकी हेल्प से सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। तो लूप डायरेटिक्स इनको इनहिबिट कर देती है और इससे ब्लॉक हो जाता है अपना ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। तो गाइस, दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप यहाँ तक प्रेजेंट हैं, तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।